यू। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ने के बाद हम आज पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो हेलो एल्केन की जो होती है, मैं आपको जो फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ, किसकी बता रहा हूँ? हेलो एल्केन की, क्योंकि अपना जो हेलोजन डेरिवेटिव्स में अगर टॉपिक चल रहा है तो किसका चल रहा है? हेलो एल्केन का। फर्स्ट इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसका क्या मीनिंग है, देखिएगा जरा ध्यान से। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन की फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो कहती है कि जब कोई भी हेलो एल्केन प्योर फॉर्म में होते हैं, कौन सी फॉर्म में? प्योर फॉर्म में होते हैं, तो वो हमेशा कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस। क्लियर बात है? कोई भी हेलो एल्केन अगर प्योर फॉर्म में है तो कैसा होगा? कलरलेस होगा। क्लियर बात है? लेकिन अगर बाय चांस कोई भी हेलो एल्केन ले लिया, ये RH ले लिया, ओके, अब ये इसका एनर्जी लेवल है और ये एनर्जी लेवल के अंदर बाय चांस इसका इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ओके, अब देखिए, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर लाइट डालते हैं अपन, क्या डालते हैं? कोई भी हेलो एल्केन है उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखे आप, है ना, तो उसके ऊपर जैसे ही लाइट गिरती है तो वो कलरफुल हो जाता है, मींस कलर शो करने लगता है। ओके, आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि हेलो एल्केन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन नॉर्मली ग्राउंड एनर्जी लेवल में होता है। कौन सी एनर्जी लेवल में? ग्राउंड एनर्जी लेवल में। अब आप सभी को पता ही है कि एनर्जी लेवल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो ग्राउंड एनर्जी लेवल और एक एक्साइटेड एनर्जी लेवल। कौन सा एनर्जी लेवल? एक्साइटेड एनर्जी लेवल। ओके, इसको हाई एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, और इसको लो एनर्जी लेवल बोलते हैं। ओके, अब इधर देखिए ध्यान से। नॉर्मली किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से एनर्जी लेवल में होते हैं? ग्राउंड एनर्जी लेवल में। अब जैसे ही आप इसके ऊपर लाइट डालोगे, जैसे इसके ऊपर, चलो मैंने मान लिया ये है ना, ये लाइट डाली मैंने जो लाइट डाली, सनलाइट जो डाली, उससे इसके इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलकर इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड होकर के ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड एनर्जी लेवल में है वो एक्साइटेड एनर्जी लेवल में चला जाता है, मींस हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है। क्लियर बात है? लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पर जाने के बाद खुद को ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अनस्टेबल फील करता है। अब अनस्टेबल फील क्यों करता है? इसका रीजन क्या है? अनस्टेबल फील इसलिए करता है क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो ये जो लेवल है उस लेवल की एनर्जी के इक्वल नहीं हो पाती है, इसलिए वो खुद को क्या करेगा? अनस्टेबल फील करेगा। अब हर एक एलिमेंट क्या होना चाहता है? हर एक इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहता है? स्टेबल। तो खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? और ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और ऊपर जा रहा है, एनर्जी का लेवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब और ऊपर जाने से रहा नहीं, अब ये वापस कहाँ आएगा? नीचे। अगर कोई गुब्बारा हवा में उड़ रहा है, उसको मुझे नीचे लाना है तो क्या करना पड़ेगा? हवा और बढ़नी पड़ेगी या हवा निकालनी पड़ेगी? सीधी सी बात है, हवा निकालनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये वापस यहाँ नीचे आ जाएगा। वापस नीचे कब आएगा? जब ये इसने जो एनर्जी गेन की थी वो एनर्जी को क्या करेगा? लूज कर देगा। उस एनर्जी को लूज कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर बात है? तो ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पर आ गया, यहाँ पर गया था एनर्जी को गेन करके, मैंने आगे पॉजिटिव लगा दिया, और वापस यहाँ पर आ गया तो एनर्जी को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। वो जो एनर्जी होती है वो एनर्जी हमें विजिबल रेंज में प्राप्त होती है। कौन सी रेंज में? विजिबल रेंज में। विजिबल रेंज का मतलब होता है ऐसी लाइट जो हमको दिखती हो। ओके, विजिबल रेंज में आपने पढ़ाई होगा क्या आता है? विप्योर कलर आते हैं ये। तो जो कलर की जो रेंज होती है जो हमको दिखती है ना, यहाँ पर आप बोर्ड का जो कलर है वो ग्रीन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिख रहा है इसकी रेंज किसमें आ रही है? विजिबल रेंज में। तो वो एनर्जी किसमें दिखती है? हमको विजिबल रेंज में दिखती है। इसका मतलब वो कंपाउंड कैसे दिखेगा? कलरफुल दिखेगा या कलरलेस? सीधी सी बात है, विजिबल रेंज में आया, इसका मतलब क्या दिखेगा? कलरफुल। तो आई वर्जन में प्योर फॉर्म में होंगे तो कलरलेस होंगे, और लाइट फॉर्म में होंगे तो कलरफुल होंगे। क्यों होंगे? दोनों का रीजन मैंने आपको बता दिया है। क्लियर बात है? ओके, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं
सेकंड अपन प्रॉपर्टी देखते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या देखते हैं सॉल्युबिलिटी। अब इधर देखो ध्यान से, सॉल्युबिलिटी के अंदर में क्या बता रहा हूं, अपन पॉइंट किसको रहे, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Rx से। अब इधर देखिए ध्यान से, इसको सॉल्युबिलिटी का मतलब इसको किसी के अंदर डिसॉल्व करेंगे। जब इसको किसी के अंदर डिसॉल्व करेंगे इसका मतलब ये क्या हो गया, सॉल्यूट। क्लियर बात है। और जिसके अंदर डिसॉल्व करेंगे वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। क्लियर बात है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में आपको अच्छी तरह से पता हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें ये है। तो सॉल्यूट तो ये हो गया क्योंकि इसको अपन अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। अब जिसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे अपन, सॉल्वेंट। अब टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट नॉर्मली जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। क्लियर बात है। एक जो सॉल्वेंट होते हैं वो आपके होते हैं प्रोटोनिक सॉल्वेंट। कौन से सॉल्वेंट, प्रोटोनिक सॉल्वेंट। और एक जो सॉल्वेंट होते हैं वो होते हैं एप्रोटोनिक सॉल्वेंट। कौन से सॉल्वेंट होते हैं, एप्रोटोनिक सॉल्वेंट। क्लियर बात। ये चीजें बुक्स में दी गई, सिर्फ स्टेटमेंट दिया, लेकिन मैं आपको पूरा समझा रहा हूं। सेम कलर का भी स्टेटमेंट था, मैंने अच्छे तरह से आपको पूरे से एक्सप्रेशन दे दिया। अब सॉल्वेंट होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रोटोनिक सॉल्वेंट होते हैं, एक एप्रोटोनिक सॉल्वेंट होते हैं। व्हाट इज मीन ऑफ प्रोटोनिक सॉल्वेंट, प्रोटॉन का मीन होता है H+। क्या मीन होता है, H+। मीन ऐसे सॉल्वेंट जो क्या देते हैं वो H+ प्रोवाइड करते हैं, वो उनको क्या बोलेंगे, प्रोटोनिक सॉल्वेंट। इसका एग्जांपल कौन सा होता है, H2O वाटर। क्यों बेटा, क्योंकि वाटर को तोड़ते हैं तो क्या बनता है, H+ OH-। मतलब इन्होंने H+ दिया और जो H+ मींस प्रोटॉन प्रोवाइड कराते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनिक सॉल्वेंट। क्लियर बात है। दूसरा होता है एप्रोटोनिक का मतलब क्या होगा, जो H+ प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, H+ प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। तो इसका मतलब इसका एग्जांपल कौन सा हो गया, बेंजीन। क्या हो गया, बेंजीन। अब बेंजीन को तोड़ो तो ऐसा तो होता नहीं है वहां से H+ बाहर निकलता है कभी। क्लियर बात है। इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन नहीं मिलेगा, इसलिए इसको बोलेंगे एप्रोटोनिक सॉल्वेंट। और ये प्रोटॉन प्रोवाइड कराएंगे इसलिए इनको क्या बोलेंगे, प्रोटोनिक सॉल्वेंट। क्लियर बात है। अब इन दोनों में आपको सॉल्युबिलिटी देखनी है। तो जब हेलो एल्केन को प्रोटोनिक सॉल्वेंट के अंदर मींस वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं। क्लियर बात है। लेकिन जब इनको एप्रोटोनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके। अब बुक में सिर्फ स्टेटमेंट है, लेकिन मैं आपको फिर बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हेलो एल्केन को जब प्रोटोनिक सॉल्वेंट में डाला जाता है तब इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो इसके अंदर जाकर सोल्यूबल हो पाए। क्लियर बात है। और ये जब कौन, हेलो एल्केन जब एप्रोटोनिक सॉल्वेंट में डाले जाते हैं तब उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि इनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है कि एप्रोटोनिक सॉल्वेंट के अंदर जाकर डिसॉल्व हो जाए। क्लियर बात है। ओके। तो यहां पर सेकंड आपका स्टेटमेंट है वो भी यहां पर क्लियर। ओके। अब है थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट में अपनी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या चेक करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन। जो हेलो एल्केन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मैं यहां पर बॉइलिंग पॉइंट को शॉर्टकट में लिखूंगा। तो अब क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन। ओके। अब देखिए इधर ध्यान से क्या बता रहा हूं मैं। एक तरफ मैंने लिखा हेलो एल्केन, ओके, और एक तरफ मैंने लिखा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मीन क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड। और हेलो एल्केन का मतलब हेलोजन, एल्केन का मतलब मेथेन, एथेन, जिसके अंदर होता कौन है, कार्बन होता है। तो कौन इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होगा, CH बॉन्ड। और हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन सा बॉन्ड होगा, CH बॉन्ड। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कार्बन और हेलोजन दोनों में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है। मैंने आपको सब कुछ पहले अच्छी तरह से एक्सप्रेशन दे दिया है। किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, हेलोजन की। तो हेलोजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को सामने वाला खींच रहा है। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव बदले, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा हुआ, पोलर हुआ, नॉन पोलर हुआ।
पोलर हुआ। अब यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में इतना ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये पोलर नहीं है। अब मुझे बताओ कि ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ दिख रहा है आपको? हेलो एल्केन में दिख रहा है कि हाइड्रोकार्बन में दिख रहा है? सीधी सी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ बन रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन। जब भी कोई दो अपोजिट चार्ज मिलते हैं तो उनमें अट्रैक्शन तो होता ही है, आप सभी को पता है, चाहे आप कहीं पर भी आप अप्लाई करें। अब देखिएगा इधर ध्यान से, इसका मतलब दोनों में ज्यादा अट्रैक्शन कहां पर है? यहाँ बॉन्ड, इसके अंदर जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग है। अब सीधी सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट अपन नॉर्मल वर्ड में बोले तो किसी लिक्विड को इतना गर्म करें, इतना टेम्परेचर प्रोवाइड कराएं कि वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, दैट्स कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो उसको वेपर से आपको, सॉरी लिक्विड से आपको वेपर में कन्वर्ट करना है। इट मींस आपको उसके अंदर जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। तो मुझे बताओ ज्यादा एनर्जी कहां प्रोवाइड करनी पड़ेगी? हेलो एल्केन के अंदर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हाइड्रोकार्बन के अंदर। जहां स्ट्रांग बॉन्ड होगा वहां एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब यहां पर आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? मोर होता है, ज्यादा होता है। किससे? हाइड्रोकार्बन से। ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, क्यों होता है? तो उसका क्या रीजन है? क्योंकि हेलो एल्केन में बॉन्ड कैसा होता है? पोलर होता है, जो कि ज्यादा स्ट्रांग होता है। किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में। तो ज्यादा स्ट्रांग होगा तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसका मतलब टेंपरेचर ज्यादा देना पड़ेगा। और अगर टेंपरेचर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ही क्या है? ज्यादा। वो तो टेंपरेचर ही तो बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पर। ओके, क्लियर बात है? अब इधर देखिए, फर्स्ट चीज तो ये होगी। सेकंड चीज, अगर आपको जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे बेटा? नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। आखिर ऐसा क्यों? सीधी सी बात है ना, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो उनके बीच में बॉन्ड भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। और जब उनके बीच में बॉन्ड बढ़ेंगे तो क्या होगा? बताओ बेटा मेरे को। जब उनके बीच में बॉन्ड बढ़ेंगे तो उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और ज्यादा टेंपरेचर देना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन, मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ कार्बन अगर इंक्रीज होते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? मैं अपवर्ड की तरफ एरो कर रहा हूं, इसमें वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। मैं बुक से थोड़ा हट कर भी आपको चीजें बता रहा हूं कि बुक में केसेस लिमिटेड दिए, लेकिन क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ओके, एग्जांपल क्या होगा इसका? यहां पर मैंने लिखा CH3Cl, CH3 CH2 Cl, फिर CH3 CH2 CH2 Cl। बताओ मुझे सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? नंबर ऑफ कार्बन जिसके ज्यादा है उसका, तो सबसे हाईएस्ट इसका। उससे इससे कम किसका होगा? इसका। और सबसे कम किसका होगा? इसका। ओके, क्लियर बात है? अब बॉइलिंग पॉइंट के अंदर ही मैं थर्ड स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहां पर। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर ही मैं थर्ड स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहां पर। अगर नंबर ऑफ हेलोजन आपको दिए हुए हो, कि मींस एक ही हेलोजन दिया गया हो, नंबर ऑफ वन टाइप हेलोजन, एक ही टाइप के हेलोजन का नंबर अगर ज्यादा हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। कैसे? देखते हैं। मैंने ले लिया CH3Cl, फिर मैंने लिख दिया CH2Cl2, फिर मैंने लिख दिया CHCl3, और फिर मैंने लिख दिया CCl4। बताइएगा बेटा मुझे क्या होगा यहाँ पर? क्लियर बात है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन के सब में 1 1 1 ही है, लेकिन नंबर ऑफ हेलोजन कितने हैं यहाँ पर? 1। नंबर ऑफ हेलोजन कितने हैं? 2। नंबर ऑफ हेलोजन कितने हैं? 3। नंबर ऑफ हेलोजन कितने हैं? 4। तो नंबर ऑफ वन टाइप हेलोजन, एक ही टाइप के हेलोजन यदि इंक्रीज होते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज। तो मुझे बताइएगा सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का? किसका होगा बेटा? फोर्थ का। इससे कम किसका होगा? थर्ड का। इससे कम किसका होगा? सेकंड का। और उससे कम किसका होगा? फर्स्ट का। क्लियर बात है? फिर है फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज
कि अब अगर आपको अलग अलग टाइप के हेलोजन दिए गए हो, एक फ्लोरीन दिया हुआ हो, एक एग्जांपल में क्लोरीन दिया गया हो, एक एग्जांपल में ब्रोमीन दिया गया हो और एक एग्जांपल में आपको क्या दिया गया हो, आयोडीन दिया गया हो, तब किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मैं सारे केसेस यहां पर अप्लाई करके बताऊंगा। तब हमेशा ध्यान रखना कि जैसे जैसे अपन अप टू डाउन जाते हैं, ग्रुप नंबर 17 में सबसे पहले कौन आता है, फ्लोरीन, इसके बाद कौन आता है, क्लोरीन, इसके बाद कौन आता है, ब्रोमीन, इसके बाद कौन आता है, आयोडीन। जैसे जैसे अपन अप टू डाउन जाते हैं तो साइज क्या होती है बेटा, हमेशा साइज क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर बात है। और जितनी साइज ज्यादा बड़ी होगी, सीधी सी बात है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, आयोडीन का, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम फ्लोरीन का। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहां पर, इधर देखिए ध्यान से, CH3Cl, CH3Br और CH3I। मुझे बताइएगा तीनों में से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा। कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, लेकिन यहाँ पर एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है और एक आयोडीन है, किसका ज्यादा होगा, आयोडीन का। इसका ज्यादा होगा, उससे कम इसका और सबसे कम इसका। ओके, अब मैं केस नंबर जो 5 है वो अप्लाई कर रहा हूं। क्लियर बात है बेटा। यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर, और सबसे वेरी वेरी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आपको कोई भी एक हेलोजन डेरिवेटिव्स है, कोई हेलो एल्केन है, एक आपको दिया है नॉर्मल, कैसे दिया है बेटा, नॉर्मल, एक आपको दिया है आइसो और एक आपको दिया है नियो। क्लियर बात है। कैसे, यहाँ पर मैं लिखता हूं, CH3 CH2 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 Cl। जब सारे कार्बन एक सीधी लाइन में हो तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्लियर बात है। फिर यहां पर CH3 CH CH3 CH2 Cl, सारे कार्बन एक सीधी चेन में हो और कहीं एक और से ब्रांच निकल रही हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, आइसो। CH3 CH3 यहाँ पर CH3 और यहाँ पर Cl, सारे कार्बन जब एक सीधी चेन में हो और एक ही कार्बन पर के दोनों और ब्रांच निकली हुई हो, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, नियो। क्लियर बात है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर। ओके, अब देखिए कोई ध्यान से, ये नॉर्मल हो गया, ये आइसो हो गया, नियो। मैं आपको अब यहाँ पर एक शानदार चीज बताता हूँ। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो बेटा। यहाँ पर 1 2 3 4 C4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 और क्लोरीन 1। व्हाट इज जनरल फार्मूला, C4H9Cl। यहां पर भी क्या है, 1 2 3 4, C4 हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 3 6 7 और 2 9 और एक Cl। यहां पर भी क्या है, 1 2 3 4, तो C4, अब हाइड्रोजन कितने, 3 6 9 और क्लोरीन 1। सबके फॉर्मूलाज क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट पूछे कि किसका ज्यादा है तो कैसे पता करना है। आइए एक एग्जांपल से अपन सोचते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर पूछे जाने वाला। अब देखिएगा ध्यान से, आपने आपके घर पर 3 पौधे लगाए। ओके, उसमें से एक जो पौधा है ना, वो एकदम सीधा सीधा खड़ा हुआ है, मतलब उसके अंदर कई साइड में ब्रांच निकली हुई है। इसका मतलब उसका मीन क्या है, उस पौधे को क्या नाम दे दिया अपने, नॉर्मल। ओके, उस जगह जस्ट पास में आपने दूसरा गमला लगाया, उसके अंदर आपने पौधा लगाया, उसके अंदर एक तना तो निकला है ही सही, लेकिन उसके साइड में एक और ब्रांच निकली हुई है, मींस ऐसे, ये एकदम स्ट्रेट था। ओके, तो उसको आपने क्या नाम दे दिया, आइसो। फिर जस्ट उसके पास में जो गमला है उसके अंदर आपने पौधा लगाया, उस पौधे के तना तो हो गई, सीधी सी बात है, लेकिन साइड में एक ही जगह पर दोनों और ब्रांच निकल रही थी, तो उसने आपने उसको क्या नाम दे दिया, नियो। ओके, अब आपने क्या किया, 10 ग्राम खाद लाए। क्या लाए, 10 ग्राम खाद। 10 ग्राम खाद फर्स्ट वाले के अंदर डाला तो 10 ग्राम खाद किसको मिला, पूरे तने को ही मिला। इस सेकंड वाले के अंदर 10 ग्राम खाद डाला तो 5 ग्राम इसने ले लिया और 5 ग्राम इसने ले लिया। क्लियर बात है। थर्ड वाले के अंदर आपने 10 ग्राम खाद डाला
तो 3.3 ग्राम इसने ले लिया, 3.3 ग्राम इसने ले लिया और 3.3 ग्राम इसने ले लिया। मुझे बताओ सबसे ज्यादा लठमार जो होगा वो कौन सा होगा? कौन सा होगा? जो ज्यादा खाएगा वो, और जो ज्यादा कौन खा रहा है? नॉर्मल। इसका मतलब सबसे ज्यादा लठमार कौन सा होगा? ये होगा। उसी का ब्रेन में थोड़ा ये, और इसका तो बेचारे का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब बताओ मुझे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? जो सबसे ज्यादा लठमार होगा एकदम करके, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। उससे कम किसका होगा? इसका, क्योंकि इसके पास थोड़ी और पावर है और इसके पास तो खादी कम मिला है हर एक चीज को, फिर कहां से वो हो जाएगा? इसका मतलब सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा? नॉर्मल का, उससे कम आइसो का और सबसे कम नियो का। ओके, क्लियर बात है? अब देखिए यहां पर बॉइलिंग पॉइंट यहां पर खत्म होता है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। अब देखिए बेटा ध्यान से, फोर्थ प्रॉपर्टी, जो एल्किल आयोडाइड होते हैं, व्हाट इज फॉर मीन ऑफ एल्किल? R एंड आयोडाइड का मींस I। इनको जब सनलाइट में रखा जाता है, किसमें रखा जाता है बेटा? सनलाइट में रखा जाता है। अब सनलाइट लगते मैंने बताया था किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म किससे होती है? मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था, फ्री रेडिकल से। किससे होती है? फ्री रेडिकल से। इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको। अब फ्री रेडिकल का मीन क्या है? यार आई ले लिया, तो आयोडीन का कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, और एल्किल ग्रुप का कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। क्या कंडीशन होगी बेटा? एल्किल के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? खुद का 1, और आयोडीन के ऊपर खुद का कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? 1। क्लियर बात है? अगर ऐसा मैं एक एल्किल आयोडाइड और लूं तो क्या होगा? एक एल्किल, एक R और एक I और अलग-अलग बनेंगे, उसमें भी एक R के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और आयोडीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर बात है? सीधी सी बात है। मैं यहाँ पर हाफ एंड एरो ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको जस्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया है ये। ओके, अब देखिए एक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो ये और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। क्या बन जाएगा? R बन जाएगा, डाइएल्किन बन जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? आयोडीन और आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन दोनों के मिलकर क्या बना लेंगे? I2। ओके, तो इसका मतलब उधर 2 R है, इधर भी मीटर लगा दिया, क्या लगा दिया? 2। तो जब भी एल्किल आयोडाइड को सनलाइट के अंदर रखा जाता है तो वो हमेशा कौन सी गैस देते हैं? आयोडीन गैस प्रोवाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जब एल्किल आयोडाइड को सनलाइट में अगर खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है? वो डाइएल्किन में और आयोडीन गैस में ब्रेक हो जाते हैं और हमको क्या देते हैं? आयोडीन गैस देते हैं। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी का जो पोर्शन है वो यहाँ पर खत्म होता है। अपन ने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया। सबसे पहले अपन ने चैप्टर कौन सा चल रहा है? हैलोजन डेरिवेटिव्स। उसके अंदर भी अपन पढ़ किसको रहे हैं? सबसे पहले हेलो एल्केन को। क्लियर बात है? सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से पहले बता दी है। अब हेलो एल्केन में सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद अपन ने क्या पढ़ा? उसका क्लासिफिकेशंस। इसके बाद अपन ने पढ़ा उसका नोमेनक्लेचर। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कैसे बनाते हैं। इसके बाद पढ़ा अपन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली। इसके बाद पढ़ेंगे अपन इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। व्हाट इज मीन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी? कि जब जिस कंपाउंड को आप पढ़ रहे हो उसकी रिएक्शन दूसरे के साथ में करवाते हैं तो वो कैसे रिएक्शंस करता है। क्लियर बात है? अब देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर कुछ रिएक्शंस आएगी, उससे रिलेटेड कुछ टर्म होती है जिनका नॉलेज आपको होना जरूरी है। तो उन बेसिक चीजों का मैं यहाँ पर अभी आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, और इसके बाद जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो अपन क्या पढ़ेंगे अभी? इसका किसका? केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर जो टर्मिनोलॉजी आती है उसका मीन अपन को पता होना चाहिए। ओके, यस टेक्निकल टीम, टाइम क्या हो रहा है? 25। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर जो टर्म है उनका मीन यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको नोट्स में अलग से डाल सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज करके। ओके, अब देखिएगा, दो टर्म है यहाँ पर। फर्स्ट है वायरल इन्वर्जन, जिसको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, और सेकंड होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। पहले मैं समझाऊंगा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। नाम से क्लियर, रिटेन
रिटेन का मतलब बॉन्ड का अरेंजमेंट जैसा है वैसा वैसा, अगर रिएक्टेंट के अंदर है, अगर वैसा वैसा प्रोडक्ट के अंदर भी बॉन्ड का अरेंजमेंट वैसा ही रहे तो उसको क्या बोलेंगे? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखिए क्या एग्जांपल से समझते हैं अपन। यहां पर मैंने कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन की 4 वैलेंसी यहां पर सेटिस्फाइड हो रही है 1 2 3 एंड 4। यहां पर मैंने क्या किया, Z को बाहर निकाल दिया, नेगेटिव लगा मतलब वो बाहर निकल गया, और उसकी जगह पर मैंने किसको लाकर जोड़ा? Y को जोड़ दिया, तो Z की जगह पर कौन आ गया? Y। अब भले यहां पर एक एटम बाहर निकला, उसकी जगह पर दूसरा एटम यहां पर आया, लेकिन यहां पर जो बॉन्ड का जो अरेंजमेंट है वो आप देखिए यहां पर सेम है। रिएक्टेंट के अंदर ये ऐसा था, ये ऐसा है, ये वाला बॉन्ड यहां पर है, तो ये वाला बॉन्ड यहां पर है, और ये वाला बॉन्ड सॉरी यहां पर C सॉरी ये X है ना, ये वाला बॉन्ड यहां पर है, तो ये वाला बॉन्ड यहां पर है। क्लियर बात है? और भले Z की जगह पर कौन आ गया? Y आ गया, लेकिन बॉन्ड का जो अरेंजमेंट है वो क्या है? ऐसा। तो रिएक्टेंट के अंदर बॉन्ड का जैसा अरेंजमेंट है वैसे जैसे बॉन्ड का अरेंजमेंट किसके अंदर है? प्रोडक्ट के अंदर। मिस अरेंजमेंट क्या रहा? चेंज हुआ या रिटेन रहा? रिटेन रहा। इस मींस क्या होगा? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर बात है? अब इसका जस्ट अपोजिट वाल्टन इन्वर्जन मींस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा, मतलब बॉन्ड जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर A B X और Z करके कोई 4 एटम कार्बन से जुड़े हुए, वही मैंने Z को क्या किया बेटा यहां पर बाहर निकाल दिया, और उसकी जगह पर किसको लाकर ऐड कर दिया? Y को। तो देखिए लेकिन Z की जगह पर भले Y आया है यहां पर, लेकिन बॉन्ड का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो गया यहां पर? इन्वर्स हो गया। कैसे? ये तो सेम है जैसा ही है, लेकिन Z की जगह पर कौन आया? Y, लेकिन उसका बॉन्ड किधर आ गया? इधर आ गया इधर। फिर ये कौन है? B, तो ये किधर चला गया? उधर। देख लो उधर। ये कौन है? X भी किधर चला गया? ऐसे। मतलब ये कैसे हो रहा है कि आपने छाता खोला, ओके, उस टाइम जो अरेंजमेंट है, क्लियर बात है, कॉन्फ़िगरेशन है, फिर तेज हवा आई और छाता आपका क्या हो गया? उल्टा हो गया। पहले छाता कैसा था? ऐसा था। अब छाता कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। उल्टा हुआ नहीं हुआ? तो यहां पर भी क्या हो रहा है? देखो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस साइड है? इस साइड है। अब यहां पर क्या हो गया? ये कॉन्फ़िगरेशन इस साइड हो गया। क्लियर बात है? ओके, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है? इन्वर्स हो जाए। बॉन्ड का जो अरेंजमेंट है वो इन्वर्स हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? वाल्टन इन्वर्जन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एंड थर्ड चीज है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए थर्ड जो चीज है वो है निकोल प्रिज्म। क्या होता है निकोल प्रिज्म? अपने बुक में सिर्फ निकोल प्रिज्म वर्ड यूज किया गया है, लेकिन उसका मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे फिजिक्स के अंदर भी आप इसको पढ़ेंगे। अब ये क्या होता है? कैल्साइट करके क्रिस्टल होता है। क्या होता है? कैल्साइट का क्या होता है बेटा? क्रिस्टल होता है। मींस कांच की जो होती है वो एक ग्लास की एक सिल्ली टाइप होता है ये। ओके, मैंने ले लिया ये कांच की एक सिल्ली ले ली। ध्यान ये रखना है उसके अंदर क्या होता है कि जो भी कैल्साइट आप क्रिस्टल लेते हैं उस कैल्साइट क्रिस्टल की जो विड्थ होती है वो और जो लेंथ होती है उसमें ध्यान रखना है आपको। उसकी जो लेंथ होती है वो विड्थ से हमेशा ट्रिपल होनी चाहिए। क्लियर बात है? अगर ये जो विड्थ है उसका 3 गुना आपको क्या लेनी है? उसकी लेंथ लेनी है। ऐसा आपको कैल्साइट का क्रिस्टल इस ग्लास का क्रिस्टल लेना है। क्लियर बात है? फिर क्या करना है? इस कैल्साइट क्रिस्टल को यहां बीच में से, मैं यहां पर ऐसे से बता रहा हूं आपको, यहां बीच में से क्या कर देना है? आपको कट कर देना है। जब कट कर दोगे तो आपको ऐसे 2 भाग मिलेंगे। मिलेंगे ऐसे 2 भाग जब बीच में से ऐसे कट कर दोगे तो। जैसे ये 2 भाग मिले, इन दोनों भाग को क्या करते हैं? घिसते हैं। इस वाले भाग को इतना घिसते हैं कि इसका जो एंगल है वो 68 डिग्री का हो जाए। कितना हो जाए? 68 डिग्री का। ओके, और ये जो एंगल है इस वाले जो क्रिस्टल हुआ, इसमें जो स्लिट है उसको इतना घिसते हैं कि इसका जो एंगल है वो 112 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? इतना एंगल जब तक नहीं होता 68 डिग्री इसका 112 डिग्री जब तक नहीं हो जाता है तब तक इसको घिसते हैं। जब इतना हो जाता है तो इसको घिसने के बाद एक स्पेसिफिक टाइप का सीमेंट का लेप लेते हैं। उस सीमेंट को बोलते हैं कनाडा बाल्सम। कौन सा सीमेंट बोलते हैं? कनाडा बाल्सम।
ओके, उसका लेप लेते हैं, वो लेप इन दोनों स्लाइड के बीच में क्या करते हैं, लगाते हैं, और लगाने के बाद दोनों जो स्लिट है उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, तो वो उसके ऊपर चिपक जाती है, जिसके कारण हमको जो मिलता है वो क्या मिलता है, निकोल प्रिज्म मिलता है। देखिएगा ये मैंने ऐसा लिया और ये दोनों क्या है, आपस में चिपक गई है। ओके, कैसे चिपकाई, क्लियर बात है, उसको अपन क्या बोलते हैं, निकोल प्रिज्म। ओके, यस, नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट जो टर्म है वो है ऑप्टिकल नेचर या फिर रेसिमिक मिक्सचर। ओके, क्या होता है ऑप्टिकल नेचर, रेसिमिक मिक्सचर, देखिए ध्यान से। मैंने कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट ली, मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक ही कलर की मैंने क्या की, लाइट ली, सीधी सी बात है, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, चारों तरफ होगी, क्लियर बात है। उसको जब मैंने निकोल प्रिज्म में से पास आउट किया, निकोल प्रिज्म क्या है, क्लियर बात है। अब उसको जब किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को, किसी एक ही कलर की लाइट को जब निकोल प्रिज्म में से पास आउट किया, तो वो लाइट की जो डायरेक्शन चारों तरफ थी वो एक ही डायरेक्शन की लाइट को प्लेन में मिलने लगी। ओके, सब लाइट यहां पर आपको कैसी दिख रही है, प्लेन में दिख रही है, इसलिए इसको बोला प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोला, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन के लिए P, पोलराइज्ड के लिए P और लाइट के लिए L, इसको शॉर्टकट में PPL भी बोलते हैं। ओके, जब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में से पास आउट करते हैं, व्हाट इज मीन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का मीन होता है कि जिस एंगल से लाइट आ रही है वो अगर ऑप्टिकल एक्टिव में से होकर के यदि बाहर निकले तो वो उसको क्लियरली बाहर नहीं निकलने देगा, वो उसके एंगल से क्या करेगा, उसको डेविएट कर लेगा। मतलब अगर ऐसे लाइट आ रही है तो वो या तो उसको इधर झुका देगा या फिर क्या करेगा, वो उसको इधर झुका देगा। मींस क्लियर बात है, उसको अपने एंगल से क्या करता है, रोटेट कर लेता है, इसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो जैसे इसको इस कंपाउंड में से पास आउट करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये लाइट या तो यूं इधर की तरफ मूव होगी, देखिए लाइट यूं थी, इधर की तरफ मूव हुई, मींस क्लॉकवाइज मूव हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब क्लॉकवाइज मूव होगी तो उसको बोलेंगे डी फॉर्म या पॉजिटिव। क्लियर बात है। अगर जो लाइट है वो यूं मूव नहीं होकर के अगर इधर की तरफ मूव होती है, मींस कि देखो लाइट ठीक है ऐसी सीधी थी, अब इधर की तरफ मूव हो रही है, इधर मेरी तरफ मूव हो रही है, जब इधर की तरफ रोटेट होगी तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, रोटेशन होगा, मींस क्या बोलेंगे, एल या नेगेटिव। तो जब भी किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से पास आउट करते हैं तब को लाइट की दो फॉर्म मिलती है, तो कौन सी फॉर्म मिलती है, डी फॉर्म और एक एल फॉर्म। डी को पॉजिटिव से भी लिखते हैं और एल को नेगेटिव से भी लिखते हैं। क्लियर बात है यहाँ पर। और ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर सेम क्वांटिटी में डी और एल दोनों प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। मींस 50% अगर मैंने D लिया और 50% मैंने क्या लिया, L लिया। ओके, D को पॉजिटिव भी बोलते हैं और L को नेगेटिव भी। तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर दोनों की क्वांटिटी क्या हो, सेम, 50% D तो 50% क्या, L। ये इस रेशो में अगर आपने दोनों को अगर आपस में मिक्स किया तो वो जो मिक्सचर बनता है उसको क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। ओके, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी थी वो यहाँ पर क्लियर होती है। ओके, अस्तु, जय हिंद, जय भारत।